इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ झारखंड एवं बिहार प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, गिनी गुणांक मापक है आय विषमता का, क्षेत्रीय विषमता का, गरीबी का, बेरोजगारी का। तो गिनी गुणांक जो है वह आय विषमता का मापक है। इसके अतिरिक्त लॉरेंज वक्र भी आय विषमता की माप करता है। आय विषमता ए ऑप्शन में है, तो एक का सही आंसर ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, अदृश्य बेरोजगारी होती है सदैव स्वैच्छिक, मौसमी, घर्षणात्मक, अनैच्छिक। तो अदृश्य बेरोजगारी जो है वह सदैव अनैच्छिक होती है। बेरोजगारी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें स्वैच्छिक और अनैच्छिक 2 बेरोजगारी हैं। तो अनैच्छिक बेरोजगारी अदृश्य बेरोजगारी होती है। क्या है अनैच्छिक बेरोजगारी? अर्थव्यवस्था में श्रमिक चालू मजदूरी पर कार्य करने के लिए तत्पर हों या कार्य करने के लिए तैयार हों, परंतु उस मजदूरी दर पर भी उन्हें कार्य ना मिल रहा हो। कहने का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में जो नागरिक हैं या व्यक्ति हैं, जिस मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हों, उस मजदूरी दर पर भी अगर उन्हें कार्य न मिल रहा हो, तो ऐसे लोगों को अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं, जो अपनी इच्छा के विपरीत बेरोजगार रहते हैं। काम करने के तो इच्छुक हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति को अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। तथा ऐसी दशा को क्या कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी की दशा कहा जाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी को खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी के कई रूप पाए जाते हैं अर्थव्यवस्था में, जिसमें संरचनात्मक बेरोजगारी है जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति की होती है, छिपी बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी तथा शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगारी अनैच्छिक बेरोजगारी के उदाहरण हैं। इसके अलावा ऐच्छिक या स्वैच्छिक बेरोजगारी, जब श्रमिक कोई भी उत्पादन कार्य करना ही नहीं चाहता है या उनको रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती है, अथवा जो है श्रमिक जो है वह प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी बेरोजगारी को या ऐसे बेरोजगार श्रमिकों को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार इच्छा से बेरोजगारी प्राप्त करते हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी में कीन्स ने इनको निकम्मों की टोली कहा। तो 2 का जो आंसर है वह है अनैच्छिक बेरोजगारी। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मद श्रम की सामाजिक सुरक्षा की मद नहीं है? मातृत्व लाभ, औद्योगिक क्षति, मजदूरी पेंशन। तो पेंशन जो है मजदूरी जो है वह श्रम की सामाजिक सुरक्षा की मद नहीं है। 3 सी सही है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है विदेशी क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, और इसमें कृषि, वानिकी, मछली पालन और खनन, लकड़ी का उद्योग आदि को शामिल किया जाता है। सेकेंडरी या द्वितीयक उद्योगों में विनिर्माण से संबंधित वस्तुओं को शामिल किया जाता है, और तृतीयक उद्योगों में सेवा से संबंधित वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जिसमें परिवहन, बैंकिंग, जलापूर्ति एवं विदेशी व्यापार से संबंधित सेवाएं आती हैं। तो इसका जो आंसर इसमें अगर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में इनके योगदान की बात की जाए, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 18% है 2022-23 के अनुसार, और द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 28% है, तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान जो है वह 54% के आसपास है। तो
अब अगर देखा जाए इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है, तो सबसे ज़्यादा स्रोत जो है तृतीयक क्षेत्र का है, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से 4 का जो आंसर है वह तृतीयक क्षेत्र बी हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, जीएनपी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: एनएनपी प्लस मूल्य ह्रास, एनएनपी प्लस निर्यात, एनएनपी प्लस अप्रत्यक्ष कर, एनएनपी प्लस प्रत्यक्ष कर। तो जीएनपी बराबर होता है एनएनपी प्लस मूल्य ह्रास, एनएनपी प्लस मूल्य ह्रास, जीएनपी बराबर एनएनपी प्लस मूल्य ह्रास किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है 5, ए सही है 6। प्रोफेसर फिशर ने राष्ट्रीय आय की माप में उत्पादन के स्थान पर किसको सम्मिलित किया है? उपभोग को, वितरण को, विनिमय को, सभी को। तो फिशर ने राष्ट्रीय आय की माप में उत्पादन के स्थान पर उपभोग को सम्मिलित किया है। फिशर राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण से जोड़ने का प्रयास करते हैं और राष्ट्रीय आय में वही उत्पाद या सेवाओं को शामिल करना चाहते हैं जो चालू वर्ष में उत्पन्न तथा उत्पादित होने के पश्चात उपभोक्ता के हाथों में पहुंच गई हो। अगर उपभोक्ता के हाथों में नहीं पहुंची है तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाएगी वस्तु, अर्थात जो वस्तु बिकी नहीं है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता है फिशर के अनुसार। एग्जाम्पल के तौर पर फिशर ने एक ओवरकोट और पियानो का उदाहरण लिया और बताया कि ओवरकोट और पियानो जो इस वर्ष हमारे लिए बनाई गई है, अगर हमें मिल गई है तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, और अगर नहीं मिली है तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। तो फिशर की जो परिभाषा थी राष्ट्रीय आय की, वह उपभोग और कल्याण पर आधारित थी। इसके अलावा पीगू राष्ट्रीय आय की परिभाषा देते हुए बताते हैं कि राष्ट्रीय आय में उन्हीं अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल करना चाहिए जो मुद्रा से होकर गुजरती हैं। तो पीगू राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में जोड़ते हैं, और साइमन कुजनेट्स की परिभाषा जो है वह आधुनिक परिभाषा है, और साइमन कुजनेट्स की परिभाषा पूरी दुनिया में स्वीकार की गई है। इन्होंने बताया एक वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं जो उपभोक्ता के हाथों में पहुंचती हैं वह शुद्ध विदेशी आय का योग उस देश का राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो यह राष्ट्रीय आय के संबंध में कुछ परिभाषाएं थी। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, साइमन कुजनेट्स के अनुसार आय मापने की विधियां हैं 2, 10, 3, 4। तो साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां बताई है। 7 सी सही है। 8, अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानताएं पाई जाती हैं? कृषि क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। तो अल्प विकसित देशों में सेवा क्षेत्र में अधिक असमानताएं पाई जाती हैं। 8 डी सही है। 9, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, क्या है? इनमें से जो सूत्र दिए गए हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट व्यय को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब घिसावट व्यय को घटा दिया जाता है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बचता है, और शुद्ध ये किस ऑप्शन में है? ये बी ऑप्शन में है। 9 बी सही है। 10, जनगणना 2021 के लिए निम्न में से किसको भारत का रजिस्ट्रार जनरल तथा जनगणना कमिश्नर नियुक्त किया गया? DK सीकरी, विवेक जोशी, सी चंद्रमौली। तो सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना आयुक्त नियुक्त किए गए थे, और विवेक जोशी जो है 2021 की जनगणना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य RIC सेकेंड प्रारंभ किया गया। तो प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वह अप्रैल 2005 में प्रारंभ किया गया था। अप्रैल 2005 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, इसको भी जान लेते हैं। अप्रैल 2005 में 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2002 से 2007 के मध्य था, जो सामाजिक न्याय तथा समता के विकास पर आधारित थी। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। अगला जो क्वेश्चन है,
12 निम्नांकित में से कौन सी जनगणना जाति आधारित थी? 1951, 31, 71, 91। तो 1931 की जनगणना जो है जाति आधारित जनगणना थी। तो 12 बी सही। 13 परिवार नियोजन नीति भारत सरकार द्वारा कब स्वीकार की गई थी? तो परिवार नियोजन नीति भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में स्वीकार की गई थी। 13 सी सही है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, विश्व में पहला देश है जिसने परिवार नियोजन को सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया? अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन। तो भारत जो है जिसने 1976 में परिवार नियोजन के रूप में सरकारी तौर पर जनसंख्या नीति को लागू किया था। तो भारत किस ऑप्शन में है? भारत है सी ऑप्शन में। 14 सी सही है। 15 सामाजिक लेखांकन की अवधारणा किसने दी? कल्डार, रॉबिन्सन, मार्शल, हिक्स। तो सामाजिक लेखांकन की अवधारणा प्रोफेसर हिक्स द्वारा दी गई थी। 15 डी सही है। 16 भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1948, 1956, 1966, 1958। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित हुआ था। 16 ए सही है। 17 नंबर क्वेश्चन, निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? रेगनर फ्रिस, रेगनर नर्क्स, शुम्पिटर, गुन्नार मिडल। तो निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा रेगनर नर्क्स से संबंधित है और रेगनर नर्क्स जो हैं बी ऑप्शन में है। 17 बी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2016 में कृषकों की आय को दुगना करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष हैं एन के सिंह, रमेश चंद्र, अशोक दलवई, बिमल जालान। तो 2016 में कृषकों की आय को दुगना करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष अशोक दलवई जी हैं। सी सही है। 18 19 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान किस शहर में स्थित है? शिमला, हैदराबाद, पटना, नई दिल्ली। हैदराबाद में स्थित है। 19 बी सही है। 20 वर्तमान युग में सनराइज उद्योग है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, खाद्य उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग। तो वर्तमान समय में सनराइज उद्योग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को कहा जाता है। 20 ए सही है। 21 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का फैक्टर इंडाउमेंट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फैक्टर इंडाउमेंट सिद्धांत हेक्सचर ओलिन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ए सही है। 21 22 तुलनात्मक लागत सिद्धांत का अवसर लागत के रूप में किसने प्रतिस्थापित किया था? तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत को अवसर लागत के रूप में हाइबरलर ने प्रतिस्थापित किया था। हाइबरलर सी ऑप्शन में सी सही है। प्रस्ताव वक्र की अवधारणा दी थी। तो प्रस्ताव वक्र की अवधारणा मार्शल एजवर्थ द्वारा दी गई थी। निम्न चित्र में प्रस्तुत है। तो निम्न चित्र में क्या प्रस्तुत है? डी 0 से मांग जो है 0 से 1 की तरफ जा रही है उसी बिंदु पर। तो इसे क्या कहेंगे? मांग में कमी। मांग में कमी कहेंगे। और अगर इस साइड जा रही होती तो मांग में वृद्धि कहते। मांग में कमी किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। 24 डी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन, अंतरा उद्योग व्यापार का प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? अंतरा उद्योग व्यापार का प्रत्यय जगदीश भगवती ने प्रतिपादित किया था। 25 सी सही है। अंतरा उद्योग व्यापार का प्रत्यय जगदीश भगवती ने प्रतिपादित किया था। 25 सी सही है। 26 किस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा? बढ़ती हुई लागत, ह्रासमान लागत, स्थिर लागत, कोई नहीं। तो बढ़ती हुई लागत के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। 26 ए सही है। तो आज के क्वेश्चन में हम लोगों ने अर्थशास्त्र से संबंधित 26 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया। डेली एमसीक्यू की क्लास से जुड़ने के लिए इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बेहतरीन रिवीजन करिए अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्नों का, जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।